नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं महामंथन और आज के महामंथन में हम आपको बताएंगे जो दिल्ली के दंगे हुए थे उनके ऊपर एक पूरा विश्लेषण है आज इसके अंदर। तो आप देखें किस प्रकार क्या कुछ हुआ था। और अब दिल्ली दंगों के अंदर में चार्जशीट भी दायर हो चुकी हैं और उसके बाद में अब एक ताज़ा जो गिरफ्तारी हुई है वो हुई है उमर खालिद की। उमर खालिद का नाम आप जानते होंगे। जिस समय पे उमर खालिद का नाम आया था वो जेएनयू ही था जब उमर खालिद का नाम वहाँ से आया था। और उस समय नाम आया था जिस प्रकार के जो नारे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इस प्रकार के जो नारे लगे, जंग रहेगी आज़ादी तक भारत की बर्बादी तक, इस प्रकार के जो नारे थे वो उस समय लगे थे। और नारे लगाने वाले यही वो लोग थे। और जो अब गिरफ्तारी हुई है ये मैं आपको बता दूं, जिस एक्ट के तहत ये गिरफ्तारी हुई है यूएपीए वो एक्ट है। अब इस एक्ट के बारे में आपको बता दूं, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, इसके तहत जो गिरफ्तारी हुई है वो उमर खालिद की हुई है। और इस एक्ट के अंदर जमानत भी नहीं है। अगर कोर्ट भी जमानत देना चाहे तो उस समय कोर्ट को भी शुरुआती दौर में जमानत देने का कोई हक उसको नहीं है। अब आपको बताऊं यूएपीए क्या होता है। एक्चुअल में ये एक एक्ट है और ये 1967 में बनाया गया था। 1967 में इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आपको भी पता है कि काफ़ी सदियों से भारत आतंकवाद का जो दंश है उसको झेलता हुआ आ रहा है। और जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद से एक नया दुश्मन भारत ने बनाया। भारत का नया दुश्मन जो बना वो था पाकिस्तान। और पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ही सीज़ फायर होती रही। और उसके बाद में आतंकवादी जो हैं वो भारत के अंदर बार बार आते रहे, घुसते रहे और बार बार अप्रिय घटनाओं को अंजाम देते रहे। ताज़ा आपके सामने उदाहरण अगर उरी को बताया जाए तो वो भी कम है। या 2008 के अंदर भी आप देख चुके हैं नरीमन हाउस, ताज होटल और इस प्रकार की जितनी भी जो चीज़ें थी उनके ऊपर उस समय पे जो आक्रमण हुआ था, आतंकवादी जो घटना थी उसको अंजाम इसी के द्वारा दिया गया था। और इसी को रोकने के लिए सरकार ने इस तरीके की जो घटनाएं थी उनको रोकने के लिए या लोगों की जो मौतें इस प्रकार की घटनाओं में आतंकवाद में ना हो सके यूएपीए एक्ट को बनाया गया था। लेकिन 2019 तक इस एक्ट के अंदर सिर्फ आप संगठनों को ही आतंकवादी घोषित कर सकते थे। लेकिन 2019 के अंदर फिर से सरकार ने इसके अंदर में एक्ट में बदलाव लाया और उस समय बिल पारित किया गया। और बिल पारित करके इस एक्ट के अंदर जो बदलाव लाया गया वो बदलाव ये था कि संगठनों के अलावा इसके बाद सिर्फ एक आदमी को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता था। और उसके अंदर जो गृह मंत्री ने अपना बयान दिया था या इसको एक्ट को साबित करने के लिए जो अपनी बात रखी थी वो ये रखी थी कि इंडियन मुजाहिदीन को तो आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया, लेकिन यासीन भटकल उसके बाद भी आतंकवादी घोषित नहीं हुआ। और उसके बाद उसने 12 आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया। इसको साबित किया गया इस प्रकार से। और अब उस एक्ट में जो बदलाव किया गया, उस समय जब बिल आया संसद के अंदर और एक्ट बनाने के लिए वोटिंग हुई तो 287 वोट, 287 वोट इसके पक्ष में पड़े और विरोध में केवल 8 वोट पड़े थे। उसके बाद ये एक्ट बना और अब ये एक्ट जो बना है उसी के तहत उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया है। और इसके अंदर एनआईए को पूरी छूट दी जाती है कि वो किसी भी आतंकवादी को पकड़ सकता है, शक के बिना पर पकड़ सकता है। और उसके साथ साथ संगठनों के साथ साथ किसी एक व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। अब एनआईए को पूरी छूट भी है कि वो आतंकवादी की या आतंकवादी संगठन की जो भी संपत्ति है, जायदाद है, उसको भी जब्त कर सकता है। पहले अगर एनआईए उसकी जांच ना कर रही हो कि कोई और एजेंसी उसकी जांच कर रही है तो उसको जब उस संपत्ति को जब्त करना होगा तो वो डीजीपी से उसके लिए परमिशन लेगा। लेकिन एनआईए को इसकी कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। एनआईए अपने ही हेड से उसकी परमिशन लेगा और उनको जब्त कर लेगा।
और इसी के तहत एनआईए ही ये पूरा का पूरा काम कर सकती है। अब उमर खालिद वगैरह को पेश किया जाएगा, उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। जो न्यायिक हिरासत 60 दिन की होती थी वो 90 दिन की हो जाएगी इस केस में, क्योंकि ये एक अलग डिफरेंट केस है और उनको जमानत नहीं है, बिल्कुल भी इस केस के अंदर कोई जमानत का प्रावधान नहीं है। उसके साथ साथ आपने देखा होगा उस समय आम आदमी पार्टी का जो नेता थे ताहिर हुसैन, उनको भी चार्जशीट दाखिल किया गया और उनको भी जेल के अंदर डाल दिया गया था। लेकिन ताहिर हुसैन वो आम आदमी पार्टी का गुर्गा है जिसको कि बार बार जिसके ऊपर सवाल उठते रहे। उस समय भी सवाल उठे, दंगों के अंदर भी सवाल उठे, लेकिन उस समय उसने कभी माना नहीं कि वो आतंकवादी घटना में या संलिप्त है। लेकिन उसके बाद उसके जो साथी थे, अगर हम संजय की बात करें, संजय सिंह की हम बात करें, आम आदमी पार्टी के जो नेता थे, उन्होंने भी पूरा समर्थन किया, जबकि पूरी पार्टी आम आदमी पार्टी ही उसका समर्थन करती रही। लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। जिस प्रकार से अब उसको भी पकड़ा गया है और ना जाने कितने ही लोगों को और भी पकड़ा जाएगा जो कि संदिग्ध हैं और उस घटना को अंजाम देने में जो साजिश रची गई थी उसको अंजाम देने में शामिल थे। और अब जो एनआईए है वो पूरे तरीके से इसकी जांच कर रही है कि कौन कौन इस घटना के अंदर शामिल था, किन्होंने इस साजिश को रचा था और किस प्रकार से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। उसी को लेकर के जांच काफ़ी दिन से चल रही है और अब धीरे धीरे जांच सामने आने लगी है। अब कोर्ट के अंदर एनआईए अपने जो सबूत हैं वो पेश करेगी, उमर खालिद के खिलाफ भी पेश करेगी, क्या उनको मिला है, क्यों उन्होंने इसको गिरफ्तार किया है। जो सबूत होंगे वो एनआईए को कोर्ट के सामने पेश करने होंगे और उसके बाद इनको न्यायिक हिरासत के अंदर भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो लोग हैं और उनको अंदर भेजा जाएगा। और इसके साथ साथ कुछ लोग उस समय इनका साथ दे रहे थे, उन लोगों पे भी अगर सीताराम येचुरी की बात की जाए या योगेंद्र यादव की बात की जाए तो इनके ऊपर भी शक की बिना चल रही है, इनको भी शक की दृष्टि से देखा जा रहा है और इनके पीछे भी जांच वगैरह पूछताछ वगैरह की जा रही है कि इनका क्या रोल वहाँ पे रहा होगा। तो ये लोग भी वहाँ पे पहुँचे थे, लेकिन इसका रोल क्या था जेएनयू के अंदर भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से लोग वहाँ भी मौजूद थे और इन्होंने उनका बचाव करने की बहुत कोशिश की थी। तो इनके ऊपर भी जांच अब चल पड़ी है और आने वाला समय अब इसको बताएगा कि किस प्रकार से कौन इसके अंदर संलिप्त है और उसके बाद में जो जांच निकल के सामने आएगी तो वो आप लोगों के सामने होगी। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और आपको इस केस के अंदर क्या लगता है कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद। खेल व शिक्षा दोनों पर अधिकार, बच्चे कर रहे हैं अपने सपने साकार। राव निहाल सिंह पब्लिक स्कूल, बच्चों के सर्वांगीण विकास का आधार।